बच्चों ध्यान दीजिए, एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति, अनुनाद किसे कहते हैं? एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं या अनुनाद किसे कहते हैं? बच्चों आप ध्यान दीजिए, तो एलसीआर श्रेणी परिपथ की वह विशेष स्थिति, एलसीआर श्रेणी परिपथ की वह विशेष स्थिति जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात का मान बराबर होता है उसे अनुनाद कहते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही सरल सी बात है बच्चों। एलसीआर श्रेणी परिपथ की वह विशेष स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात यक्सएल तथा धारतीय प्रतिघात यक्ससी का मान बराबर हो जाता है, उस कंडीशन को हम अनुनादी कहते हैं बच्चों। एलसीआर श्रेणी परिपथ की वह विशेष स्थिति, एलसीआर श्रेणी परिपथ की वह विशेष स्थिति जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात का मान बराबर होता है उसे अनुनाद कहते हैं। ओके बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। एलसीआर श्रेणी परिपथ की वह विशेष स्थिति जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात का मान बराबर होता है उसे अनुनाद कहते हैं। ओके बच्चों, और बच्चों इस कंडीशन के अनुसार आप ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात पता चलता है। आप अनुनाद की स्थिति में समझ पाए यक्सएल बराबर यक्ससी होना चाहिए, यानी प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, जिसके कारण बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए परिपथ में क्या होता है, जो प्रतिबाधा होता है उसका मान सबसे कम कार्य करता है। ओके बच्चों, और जिसके कारण धारा अधिकतम प्रवाहित तो होती है। तो बच्चों आप यहाँ से 3 बातें क्लियर कीजिए। पहला नंबर, एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में 3 महत्वपूर्ण बातें आप क्लियर कर लीजिए बच्चों। एक तो यक्सएल बराबर यक्ससी होगा। ओके बच्चों, आप यहाँ पर समझ पाए यक्सएल बराबर यक्ससी होगा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यही मेन कंडीशन है। ओके, एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में नंबर 1 बच्चों आप याद रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, नंबर 1। ओके बच्चों, प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों का मान बराबर होता है। ओके बच्चों, अब जिसके कारण बच्चों इसमें जो होता है प्रतिबाधा, अभी मैंने प्रतिबाधा का आपको फार्मूला बताया था, जेड बराबर बच्चों आपने लिखा था जेड बराबर करणी के अंदर, जेड बराबर करणी के अंदर आर स्क्वायर प्लस यक्सएल माइनस यक्ससी का होल स्क्वायर। अभी जस्ट आपने पीछे ये फार्मूला पढ़ा। महत्वपूर्ण बात बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रतिबाधा जेड बराबर जो होता है करणी के अंदर आर स्क्वायर प्लस यक्सएल माइनस यक्ससी का होल स्क्वायर। अब बच्चों अनुनाद की स्थिति में यक्सएल और यक्ससी दोनों का मान बराबर हो जाता है। इस प्रकार हम व्यवस्था करते हैं, ये दोनों प्रतिरोध क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसको अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। अब जब ये दोनों मान बराबर हो गया तो ये दोनों का अंतर क्या हो गया? 0 हो गया। दोनों वैल्यू सेम हो गया तो घट करके तो 0 हो गया, तो ये वाला पद खत्म हो गया। तो आपका क्या बचा? जेड इक्वल टू बचा आपका करणी के अंदर केवल आर स्क्वायर बचा बच्चों। ओके, जेड इक्वल टू करणी के अंदर आर स्क्वायर बचा, ये क्योंकि एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया तो ये दोनों कट करके 0 हो गया। अब स्क्वायर और करणी जब अकेला पद होता है तो कैंसिल हो जाता है, एक ही पद है, स्क्वायर करणी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, आपका जेड का मान किसके बराबर आ गया? प्रतिरोध के बराबर। जो प्रतिरोधक आपने एलसीआर श्रेणी में लगाया है उसका जो प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध जो हो गया संपूर्ण प्रतिरोध के बराबर हो गया। कहने का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, मिनिमम प्रतिरोध इस कंडीशन में कार्य करता है बच्चों, याद रखिए। आप जेड बराबर आप ये आर याद करिए और इसको मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, तो अनुनाद की स्थिति में पहली बात आप समझ पाए, यक्सएल बराबर यक्ससी, यक्सएल बराबर बच्चों यक्ससी। ओके, प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, नंबर 1। और दूसरा बच्चों जो प्रतिबाधा का मान होता है वो सिंपली प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिबाधा का जो मान है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, नंबर 2। और नंबर 3 बच्चों, जब मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर केवल एक प्रतिरोध काम कर रहा है, केवल प्रतिरोधक वाला, तो संपूर्ण एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों? बहुत ही कम हो गया, मिनिमम हो गया। प्रतिबाधा का मिनिमम मान क्या हो गया? यही होता है बच्चों, याद रखिए, प्रतिरोध के बराबर। और जब प्रतिरोध बहुत कम हो गया तो बच्चों क्या हो जाएगा? करंट बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, तो आई मैक्सिमम एलसीआर श्रेणी में प्रवाहित होगा। आपसे पूछ लिया जाए एलसीआर श्रेणी परिपथ में करंट कब तेज़ी से प्रवाहित होता है बच्चों, याद रखिए, तो आप बता सकते हैं अनुनाद की स्थिति में, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होने के कारण बच्चों जो
प्रतिबाधा होता है, संपूर्ण प्रतिरोध होता है, वो मिनिमम हो जाता है, कम से कम हो जाता है, जिसका मान प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। और जब प्रतिरोध बहुत कम हो गया तो बच्चों इसका मतलब करंट, उसमें विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होगी। तो ये अनुनाद की स्थिति में ये 3 मुख्य बातें जरूर आप याद रखिए। आगे जो भी है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही बातें। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए, एलसीआर श्रेणी परिपथ की वह विशेष स्थिति जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात का मान बराबर होता है उसे अनुनाद कहते हैं या अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में बच्चों जैसा कि मैंने बताया एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, जिसके कारण पूरे परिपथ में न्यूनतम प्रतिरोध यानी न्यूनतम प्रतिबाधा कार्य करता है तथा अधिकतम धारा का मान प्रवाहित होता है। अधिकतम धारा का मान प्रवाहित होता है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, वही चीज़ मैंने लिखा है जिसका मान निम्न होता है बच्चों। अब यही मैंने बताया आपको अभी, धारा का अधिकतम मान प्राप्त होता है बच्चों। आपको एलसीआर श्रेणी परिपथ में अधिकतम धारा पता करना है। अधिकतम धारा का मतलब बच्चों मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। ये जैसे मैंने आपको बताया I0 का मतलब क्या होता है, धारा का शिखर मान या आयाम, धारा का शिखर मान या आयाम, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ओके बच्चों, तो I0 को I मैक्सिमम भी बोल सकते हैं और क्या हो जाएगा V0/Z मिनिमम। बच्चों ध्यान दीजिए, I का मान मैक्सिमम कम प्राप्त होगा जब Z मिनिमम होगा। ओके बच्चों, तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला आप याद कर सकते हैं बच्चों। आप प्रतिरोध कम होने के कारण क्या हो गया, धारा अधिकतम प्रवाहित होती है जिसका मान निम्न होगा। बच्चों जो धारा का अधिकतम मान मैं बोल रहा हूँ उसका मान इस फार्मूले से निकालेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है I0 क्या होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। I0 धारा का शिखर मान या आयाम है, अधिकतम मान, शिखर मान कहिए, आयाम कहिए या अधिकतम मान, तीनों का मतलब एक है बच्चों और इसको I0 लिखा जाता है। ओके बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ओके बच्चों, तो I0 का मान यानी I मैक्सिमम बात एक ही है बच्चों, ये V0/Z मिनिमम। आप ध्यान दीजिए V0 यहाँ I0 है तो यहाँ पर V0 है, वोल्टेज का शिखर मान यूज करेंगे। अब बच्चों उसी पर यहाँ जैसे IRMS है, क्या बच्चों IRMS है तो यहाँ VRMS है। बच्चों यह ध्यान दीजिए, जब आपको VRMS मालूम रहे तो IRMS निकालेंगे इस फार्मूले की सहायता से, और जब V0 मालूम है तो I0 निकालेंगे। ओके बच्चों, तो ये 2 फार्मूला भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आप याद रखिए। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों, ये धारा का शिखर मान है तो दोनों का मतलब तो ये एक ही हो गया I मैक्सिमम। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात मैं क्या समझा रहा हूँ, जब V0 मालूम है तो I0 निकाल सकते हैं, और जब बच्चों आपको यहाँ पर VRMS मालूम है तो IRMS निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, और आप ये फार्मूला भी पढ़ चुके हैं पीछे, I0 और IRMS में रिलेशन। ओके बच्चों, I0 और IRMS में रिलेशन में पढ़ा चुका हूँ कि IRMS बराबर होता है I0/√2। ओके बच्चों, आप ये फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, निकाल सकते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, शक्ति गुणांक। बच्चों शक्ति गुणांक को cos फाई से व्यक्त करते हैं बच्चों। शक्ति गुणांक का फार्मूला जरूर आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण फार्मूला है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड ये जरूर पूछ लिया जाता है आंकिक प्रश्न में बच्चों। शक्ति गुणांक क्या होता है, वैल्यू, तो बच्चों R/Z। ओके बच्चों, शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है R/Z होता है, और Z प्रतिबाधा है, इसका मान बच्चों ये होता है जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, शक्ति गुणांक को cos फाई से व्यक्त करते हैं, और शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है प्रतिरोध/प्रतिबाधा। आप इस शक्ति गुणांक की परिभाषा बताना चाहे तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है उसे शक्ति गुणांक कहते हैं। ओके बच्चों, एक बार फिर से सुनिए, शक्ति गुणांक की परिभाषा, एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है उसे शक्ति गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध R है और Z क्या है बच्चों, प्रतिबाधा है। ओके बच्चों, तो इन दोनों का जो अनुपात है शक्ति गुणांक के बराबर होता है। बच्चों ये फार्मूला आप याद रखें। ओके, R का तो मान वही रह गया, Z का मान अभी मैंने आपको पीछे बताया, करणी के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये तो Z का मान है बच्चों। Z का मान आप Z डायरेक्ट मालूम है बच्चों, तो आप डायरेक्ट Z का मान रख दीजिए, R/Z हो गया, और Z डायरेक्ट यदि आपको नहीं मालूम है तो इसमें मान रखना पड़ेगा बच्चों। ओके, आप याद रखिए। और शक्ति गुणांक का अधिकतम मान बच्चों याद रखिए 1 होता है। ओके बच्चों, शक्ति गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, आप याद कर लीजिए।
क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कास फाई बराबर, आप ध्यान दीजिए अधिकतम मान 1 कैसे हुआ, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, शक्ति गुणांक का अधिकतम मान 1 होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब ये समझना चाहते हैं शक्ति गुणांक का अधिकतम मान 1 कैसे होता है, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कास फाई बराबर आर बटे जेड है। ओके बच्चों, कास फाई बराबर यानी शक्ति गुणांक बराबर क्या है बच्चों, आर बटे जेड है। ओके, अब बच्चों ये शक्ति गुणांक है, इसका मान अधिकतम कब आएगा, जब जेड क्या होगा, कम से कम होगा। प्रतिबाधा का मान जितना ही कम होगा उतना ही कास फाई का मान यानी शक्ति गुणांक का मान ज़्यादा आएगा। तो मैंने अभी बताया अनुनाद की स्थिति में क्या होता है बच्चों, जेड मिनिमम कार्य करता है। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा का मान सबसे कम होता है, और उस कंडीशन में बच्चों ये क्या हो जाता है, ये आर के बराबर हो जाता है बच्चों। अभी मैंने बताया आपको अनुनाद की स्थिति में जेड मिनिमम जो होता है बच्चों, याद रखिए वो किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है। आपने देखा तो जब ऊपर भी आर और जेड मिनिमम भी क्या हो चुका है, आर हो चुका है अनुनाद की स्थिति में, तो आर आर कट गया तो क्या आ गया, 1। इस प्रकार आप कह सकते हैं कास फाई का मान यानी शक्ति गुणांक का मान 1 प्राप्त होता है, जो कि अधिकतम होता है अनुनाद की स्थिति में। आप ये अनुनाद की स्थिति में आपसे पूछा जाए किस कंडीशन में शक्ति गुणांक का मान अधिकतम प्राप्त होता है, तो आप बोल सकते हैं अनुनाद की स्थिति में। ओके बच्चों, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ये शक्ति गुणांक का जो फार्मूला है बच्चों, शक्ति गुणांक का जो फार्मूला है ये महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिएगा। कास फाई बराबर आर बटे करणी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बच्चों जब ये तीनों मालूम है तो शक्ति गुणांक निकालने का ये फार्मूला यूज करेंगे। अब डायरेक्ट जैसे जेड आपने निकाल लिया है, जेड पहले ही निकाल लिए हैं, तो डायरेक्ट जेड का मान रख दीजिए, प्रतिरोध ऊपर और जेड नीचे रख दीजिए, आपका डायरेक्ट शक्ति गुणांक आ जाएगा। और अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान अधिकतम प्राप्त होता है, और वो अधिकतम मान 1 होता है बच्चों, आप याद रखिए। मिनिमम मान 0 होता है बच्चों, मिनिमम मान आप क्या कह सकते हैं, 0 होता है शक्ति गुणांक का, आप याद कर सकते हैं। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों। औसत शक्ति, ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है बच्चों। ये जो शक्ति गुणांक यहीं से आया बच्चों। औसत शक्ति क्षय जो है बच्चों, याद रखिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। कास फाई क्या है बच्चों, शक्ति गुणांक है। ओके बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपसे औसत शक्ति क्षय पूछ लेगा किसी क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखिए, वी आर एम एस और आई आर एम एस इंटू कास फाई। ओके बच्चों, अब कास फाई जैसा कि मैं बताया अभी जस्ट पीछे, आर बटे जेड होता है बच्चों। अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर आर होता है, इस स्थिति में शक्ति गुणांक का मान अधिकतम प्राप्त होता है। वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, अभी समझाया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान अधिकतम प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है बच्चों, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर, तो आर बटे आर क्या हो गया, 1। ओके बच्चों, तो आप ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जरूर आप याद रखिए बच्चों। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की आवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, आप याद रखिए। एलसीआर श्रेणी परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति आपसे पूछा जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, अनुनाद की स्थिति में बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी होता है बच्चों। इसी मेन कंडीशन से ही आपको अनुनादी आवृत्ति का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, ओमेगा एल एक्सएल बराबर एक्ससी से ही सारा डेरिवेशन आपका हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान डेरिवेशन है। एक्सएल बराबर एक्ससी यानी प्रेरण प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात। तो एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल होता है, और एक्ससी का फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ओके बच्चों, तो अब इसका इधर तिर्यक गुणा हो गया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, एल बटे में आ गया और ओमेगा इधर चला गया, तो ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो गया। ओके बच्चों, अब ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो गया। अब बच्चों जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से क्या बन जाएगा, करनी बन जाएगा। ओके बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देख रहे बच्चों 1/LC है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा तो करनी बन जाएगा, यानी 1/LC। ओके बच्चों, ओमेगा बराबर करणी में 1/LC हो गया, और अंश का वर्गमूल अलग, हर का वर्गमूल अलग। तो एक का वर्गमूल तो बच्चों एक ही होता है,
और एलसी को करणी के अंदर ही रहने दीजिए। ओके बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार ओमेगा, ओमेगा बच्चों यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसका मात्रक होता है बच्चों, याद रखिए, रेडियन प्रति सेकेंड। ओके बच्चों। तो ओमेगा बराबर 1/√LC हो गया बच्चों। अब ओमेगा बराबर मैंने आपको पीछे बताया 2πf होता है। ओमेगा बराबर बच्चों 2πf होता है। ओके, ओमेगा का मान क्या होता है बच्चों, 2πf होता है। तो ओमेगा की जगह 2πf रख दीजिए और 1/√LC तो यही है। ओके बच्चों। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया बच्चों, आप यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2πf = 1/√LC। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप, ओमेगा बराबर 1/√LC हो गया और ओमेगा का मान 2πf होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया, ओमेगा बराबर 2πf होता है। बच्चों ओमेगा कोणीय आवृत्ति होता है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। और एफ का मात्रक हर्ट्ज, एफ का मात्रक हर्ट्ज होगा या साइकिल प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड होगा बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा, जब मात्रक आप याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चों, क्योंकि मात्रक से आप पहचानेंगे कि कौन सी वैल्यू दिया हुआ है। जब रेडियन प्रति सेकंड में कोई वैल्यू रहे तो समझ जाएंगे ओमेगा है, और जब केवल हर्ट्ज HZ लिखा रहे बच्चों, हर्ट्ज आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या बच्चों, हर्ट्ज होता है, या चक्कर प्रति सेकंड, तो जान जाएंगे स्मॉल एफ आवृत्ति केवल, इसको केवल आवृत्ति कहते हैं और इसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ओके बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये कोणीय अनुनादी आवृत्ति, ये भी अनुनादी आवृत्ति है। ओमेगा क्या है, कोणीय अनुनादी आवृत्ति हो गया 1/√LC। और ये एफ जो है बच्चों, यहाँ से इसको एफ निकालेंगे वैल्यू यहाँ से, तो आपका एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2π बटे में आ जाएगा, तो 1/2π, 1/2π आपका हो गया। और आपका क्या है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, 1/√LC तो रहेगा ही, 1/√LC आपका रहेगा, इस तरीके से लिख दिया गया 1/2π × 1/√LC। ओके बच्चों। यल क्या है बच्चों, याद रखिए, प्रेरकत्व तो है, इसका मात्रक हेनरी है, आप याद रखें। और सी क्या है, धारिता, इसका मात्रक फैरड है। महत्वपूर्ण बात बच्चों, मिली हेनरी भी लिखा रह सकता है। और ध्यान दीजिए 1 मिली हेनरी बराबर होता है, ध्यान दीजिए 10⁻³ हेनरी। ओके बच्चों। जैसे मिली हेनरी को आपको हेनरी में बदलना है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, तो आप 10⁻³ का गुणा करेंगे। उसी प्रकार आपको फैरड, धारिता का मान पिको फैरड में दिया रह सकता है। 1 पिको फैरड में 10⁻12 फैरड होता है। 1 पिको फैरड बराबर 10⁻12 फैरड होता है बच्चों, आप याद रखिए। तो बच्चों इस प्रकार ये अनुनादी आवृत्ति का ये फार्मूला प्राप्त हुआ। ये ओमेगा बराबर 1/√LC, ये भी अनुनादी आवृत्ति है। और एफ बराबर 1/2π × 1/√LC। ओके बच्चों, आप याद रखिए, ये भी अनुनादी आवृत्ति है। ये कोणीय अनुनादी आवृत्ति इसको कहेंगे, और एफ को सिंपल अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। केवल अनुनादी आवृत्ति पूछा जाएगा तो बच्चों हमेशा ये याद रखिएगा, अनुनादी आवृत्ति पूछा जाएगा मतलब स्मॉल एफ पूछा गया है, और कोणीय अनुनादी आवृत्ति पूछा गया तो ओमेगा पूछा गया। ओके बच्चों। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूला जरूर आप याद रखें, आपसे पूछा जाएगा। ओके बच्चों।